बहू, ओ बहू, क्या तूने अपने कान में रुई डाल रखा है जो तुझे एक बार में कभी सुनाई ही नहीं देता? तुनक कर कौशल्या जी अपनी छोटी बहू सोनाली से कहती है। तभी सोनाली दौड़कर आती हुई कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं वो सोनाली इतना ही बोल पाई थी कि कौशल्या जी ने फिर से उस पर गुस्सा होते हुए कहा, माँ जी की बच्ची, मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ और तू है कि घोड़े बेचकर सो रही थी? नहीं माँ जी, मैं तो कहकर फिर सोनाली बोली, कहिए माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, वो मेरी बीपी की टेबलेट तूने कहाँ रख दी है? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिली ही नहीं। माँ जी, वो तो मैंने आपके कमरे के टेबल के ड्रॉअर में ही डाल दिया था ताकि आपको ढूंढने में परेशानी न हो। और सोनाली झटपट अपनी सास के कमरे में गई और कौशल्या जी की बीपी की टेबलेट उन्हें तुरंत लाकर दे दी। राधे श्याम जी चुपचाप बैठकर अपनी पत्नी की हरकतों को देख रहे थे। वे मन ही मन बोले, वाह कौशल्या वाह, तुम भी हद करती हो। बहू बेचारी सुबह से उठकर घर की साफ सफाई में लगी हुई है, तुम देख रही हो, और तुम उठकर सीधे घर के आंगन में आकर कुर्सी पर बैठ गई। एक बार भी तुमने वह दवाई नहीं ढूंढी, लेकिन बहू पर जरूर बरस पड़ी, क्योंकि जबान चलाने में मेहनत कहाँ लगती है, वो तो हाथ पैर चलाने में लगती है, इसलिए हाथ पैर नहीं चलाए। फिर उन्होंने कौशल्या जी से कहा, क्यों कौशल्या, क्यों ऐसा क्यों करती हो? उस मासूम पर इतने अत्याचार, अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करती हो? क्योंकि बड़ी बहू के साथ तो तुम बहुत अच्छे से रहती हो। अरे सोनाली बहू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसे हमेशा नीचे दिखाना चाहती हो? कौशल्या जी अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उन्हीं के ऊपर बरस पड़ी। आपकी बहू आपको इतनी ही प्यारी है तो उसे लेकर रहो अलग। राधे श्याम जी बात का बतंगड़ न बने, इसलिए शांत रह गए। अब कौशल्या जी जब देखो तब अपनी छोटी बहू सोनाली को कुछ भी खरी खोटी सुना दिया करती, लेकिन राधे श्याम जी कुछ भी न बोल पाते, वरना फिर बात का बतंगड़ होता। वे समझ रहे थे कि कौशल्या जी सोनाली को इसलिए इतना सुनाती रहती है क्योंकि उनका छोटा बेटा धीरेन्द्र अपने गांव घर से बाहर जाकर दूसरे शहर में पैसे नहीं कमाता। वह अपने माता पिता की मदद करने के उद्देश्य से ही घर में रहता था, ताकि उसके पिता को वृद्धावस्था में खेत बाड़ी के बारे में चिंता न करना पड़े। वहीं उसका बड़ा भाई न ही अपने पिता के बारे में सोचता था, न ही उनकी सुख सुविधाओं के बारे में। वह तो दूसरे शहर में जाकर खूब पैसे कमाता था और कभी कभी ऐसे पैसों का रोना रोता था कि इतने बड़े शहर में उसके परिवार के खर्चे ही इतने अधिक हैं कि उसकी तनख्वाह उसे ही पूरी नहीं पड़ती। आखिरकार उसके पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए उन्हें हर महीने अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी। इसलिए वह साल 6 महीने में आकर अपने पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने बड़े बड़े खर्चे गिनवा कर अच्छी खासी रकम ऐंठ कर चला जाता था। वहीं उसकी पत्नी मोनिका भी साल भर में सिर्फ एक बार ही आती थी, केवल गर्मी के मौसम में, जब उसके बच्चों की छुट्टी रहती थी तब, वरना साल भर तो वह एक ही बहाना लगाए रहती थी कि अभी बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, अभी परीक्षाएं सर पर हैं, महंगे स्कूल की पढ़ाई भी बहुत हार्ड होती है। बस उसके यही नखरे रहते। सासू माँ कौशल्या जी भी अपनी बड़ी बहू और पोते पोतियों पर निहाल हुए जाती थी। बड़ी बहू तो साल भर में 1 महीने के लिए आती थी, उसमें से पहले वह 15 दिन अपने मायके में रहती। शहर से जो कुछ भी सामान लाती अपने मायके में देती और खाली हाथ ससुराल जाती, और जब ससुराल से वापस अपने शहर के लिए जाना होता तो अपनी सासू माँ से चिकनी चुपड़ी बातें करके ढेर सारे सामान गांव से शहर लेकर जाती। वह जब तक गांव में रहती अपनी सासू माँ के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती थी। कौशल्या जी भी अपनी बड़ी बहू की चिकनी चुपड़ी बातों से निहाल हुए जाती थी। बड़ी बहू मोनिका जब तक अपने ससुराल में रहती अपनी सास से
एक से एक खाने की चीज़ों की फरमाइशें करती रहती और कौशल्या जी उतनी कड़कती गर्मी में वही फरमाइशें अपनी छोटी बहू सोनाली से करती और उनकी तरफ से सख्त हिदायत रहता कि आज की फरमाइश आज के आज ही पूरी की जाए। और सामान्यतः रोज के खाने में भी कौशल्या जी कुछ न कुछ फरमाइश करती ही रहती। वह सादा खाना तो बहुत कम ही खाती थी और उनकी बहू बिना किसी ना नुकुर के पूरा भी करती थी। लेकिन घर खर्च के लिए धीरेन्द्र अपने पिता से पैसे नहीं मांगता था और न ही कौशल्या जी उन्हें पैसे देने देती थी। वह तो अपने शौक पूरे करने में पैसे खर्च करती थी या फिर अपने बड़े बेटे बहू को दे देती थी। अगर कभी छोटी बहू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती और वह थोड़ा सा भी आराम कर लेती तो कौशल्या जी उसे ताने मार मार कर उसका सांस लेना मुश्किल कर देती ताकि उन्हें घर के कोई काम न करना पड़े। और बेचारी छोटी बहू को मजबूरन उठकर घर के सारे काम करने पड़ते थे, वरना कौशल्या जी सबका खाना हराम कर देती थी। और अगर अपनी पत्नी के लिए उनका बेटा कुछ भी बीच में बोल देता तो उसे जोरू का गुलाम कहकर उससे बात करना ही बंद कर देती थी। वहीं अगर बड़ी बहू मोनिका की थोड़ी सी भी तबीयत खराब के बारे में उन्हें पता चल जाता कि बहू बीमार है तो कौशल्या जी पूरा घर ही सर पर उठा लेती। वह बार बार राधे श्याम जी से कहती कि जरा वीरेंद्र को फोन तो लगाओ, पता तो करो बहू कैसी है। बताओ, अकेली है बेचारी, वहाँ कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा, सारा घर का काम अकेली ही करती होगी। जरा पूछ तो लो कि कुछ पैसे रुपये की जरूरत तो नहीं है। जरूरत हो तो भेज देना। उतने बड़े शहर में उनको अपना कहने वाला कौन है भला? हम लोग माँ बाप होकर उनकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर धीरेन्द्र और सोनाली दोनों ही एक दूसरे का मुंह ताकने लगते कि कैसे माँ भैया और भाभी को पैसे भेजने के लिए उतावली हो रही है, जबकि वे लोग पैसे मांगते भी नहीं थे। और अगर वे लोग कभी बहुत इमरजेंसी में पड़ जाएं और कभी पैसे मांग ही लेते तो माँ तो ऐसे चिल्लाती जैसे उनके ऊपर एहसान जताती हो। और धीरेन्द्र से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और साथ ही शुरू हो गई थी मोनिका भाभी की आने की तैयारी। माँ जी तो मोनिका भाभी की आने की खबर से बड़ी खुश थी। 10 दिन के बाद मोनिका भाभी भी आ गई थी। मोनिका सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी। कौशल्या जी के लिए साड़ी, सोनाली के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े और 2 ननंद थी, उनके लिए भी साड़ियाँ लेकर आई थी। 2-4 दिन बाद ही ननंदों को फोन करके भेंट करने के लिए बुला लिया गया था। अब दोनों नंदे भी आ जाती हैं। अब सोनाली का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। घर में इतने लोग जो इकट्ठे हो गए थे और करने वाली बस अकेली सोनाली ही थी, क्योंकि मोनिका तो ऐसे जताती है जैसे लगता ही नहीं कि उसका ससुराल है। वह तो 10 दिन के लिए बस मेहमान बनकर आती थी, जिसके चलते न कभी सोनाली उसे कोई काम करने देती थी, न ही मोनिका कोई काम ही करना चाहती थी। मोनिका खुद तो गर्मियों की छुट्टियों में आती थी, साथ साथ अपने पीछे 2 नंदों को भी बुला लेती थी। 2-2 ननंद, उनके बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती थी। बेचारी सोनाली का पूरा दिन किचन में ही लग जाता था। खाने वाले तो बहुत थे लेकिन करने वाला कोई नहीं था। ऊपर से एक थी कौशल्या जी। कौशल्या जी ने जो कह दिया वह करना ही पड़ता था। कौशल्या जी ने कहा, बहू, बड़ी बहू को ले जाने के लिए चावल साफ कर दो, दाल साफ करके बोरी में बांध दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ मिल रहा है कि मैं चावल दाल साफ करने बैठूं? पूरा दिन तो इधर उधर ही लग जाता है। आप एक काम कीजिए, किसी को बाहर से पकड़ लीजिए जो कुछ पैसे लेकर अच्छे से चावल दाल साफ कर देगा। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हें एक काम बोल दी तो तुम्हें अब नौकर चाहिए? और इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता है? इतनी कौन सी भीड़ हो गई है? एक बड़ी बहू आई है, 2 मेरी बेटी हैं, 3 लोगों के खाना बनाने में तुम पूरा दिन किचन में ही लगा देती हो। वाह भाई, हमारे ज़माने में तो 25-25 लोगों का खाना बनाते थे, दोनों टाइम।
फिर भी मजाल है कि सास ननद कुछ कह दे और ना करे। अब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसे खाना भी बनाकर नहीं खिला पाओगी। खाना बनाने के बाद वैसे काम भी कौन सा होता है, पूरी दोपहर तो आराम ही करती रहती हो, एक दिन आराम ना करोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कौशल्या जी तेज आवाज से चिल्लाने लगी कि पूरा घर ही इकट्ठा हो गया था। फिलहाल सोनाली सास के मुंह लगने से अच्छा उसने काम करना ही उचित समझा और बैठ गई पूरी बोरी का दाल और चावल लेकर साफ करने। गर्मी में भी गर्मी जबरदस्त पड़ रही थी, ऊपर से भरी दोपहर उसने पूरा चावल दाल साफ करके बोरी बांधकर रख दी। शाम हो गई थी, सबको चाय की तलब भी चढ़ गई थी, लेकिन चाय बनाने के लिए जब सोनाली खाली हो गई तब तो चाय बनाए। सास की आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर वह तुरंत किचन में भागी। पूरे दोपहर चावल साफ करने से पूरा शरीर थक गया था। फटाफट सबको चाय बनाकर दी, फिर लगे हाथ खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्दी ही सो जाते थे। खाना बनाकर खिलाकर बर्तन धोकर सारा कुछ करते करते सोनाली को 11 बज गए। थकान से शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। अगले दिन जब सोनाली की नींद खुली तो कौशल्या जी की जोर जोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 7 बज चुके थे, अभी तक घर में कोई उठा नहीं था। कौशल्या जी को चाय की लत लगी थी, 7 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज तो सोनाली उठी नहीं, इसलिए उनको चाय भी नहीं मिली। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा, किचन बंद पड़ा था। वह बाहर से ही सोनाली को चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर पूरा परिवार ही आ गया, लेकिन सोनाली नहीं आई। तभी मोनिका चाय बनाने किचन में चली गई। मोनिका को किचन में जाता देख कौशल्या जी तुरंत सोनाली के कमरे में घुस जाती है। सोनाली को लेटा हुआ देख चिल्लाने लगती है, क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद ही नहीं खुल रही है? कुछ ज़्यादा ही नहीं आराम कर लिया? पूरी रात सोने के बावजूद भी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई क्या? समय का ख्याल है तुझे? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं है। बुखार है तो सोने से ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है कि घर में इस समय लोग आए हुए हैं, इसी समय तुम्हें बीमार पड़ना था, और बीमार पड़ी भी तो दवाई तो टाइम पर ले लेती। छोटी बच्ची तो नहीं कि दवाई हाथ पर रखी जाएगी तो दवाई खाओगी। बताओ अब कैसे होगा घर का काम? 4 लोगों को देख ली, अब तो बीमार होकर बैठ गई। हो गया कल्याण, तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर के लिए नौकर लग जाए, नौकर नहीं लगा, बीमार हो गई। बताओ इतना नाजुक शरीर है, थोड़े से चावल क्या साफ कर दिए, बीमारी हो गई। सब समझती हूँ तुम्हारा नाटक, जानबूझकर तुमने दवाई नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा तो मुझे फिर से काम करना पड़ जाएगा। कामचोर हो, काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। बस बस करो माँ। तभी पीछे से आवाज़ आई। कौशल्या जी ने पीछे मुड़कर देखा, उनका बेटा धीरेन्द्र खड़ा था, हाथों में दवाई लिए बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो? आपने एक बार भी सोनाली को छूकर देखा कि उसे कितना तेज बुखार है? पूरी रात बुखार से तड़पती रही, उसके बाद भी सुबह होते ही आप प्यार के 2 बोल बोलने की जगह उसे उल्टा सीधा सुना रही हो। माँ कितना बर्दाश्त करेगी ये? अब आप नॉर्मल बोलती हो तो चलता भी, लेकिन कम से कम किसी की दुख तकलीफ में भी तो मत बोला करो। हाँ हाँ, अब तुम भी बोलो, तुम्हारा भी बड़ा जुबान खुल गया है ना। क्या बोल दिया मैंने? कौन सा गलत बात बोल दिया? यही कह रही थी ना, 4 लोगों को देखते ही बीमार हो गई। जब थकान थी, तकलीफ थी तो दवाई खा ली होती, अब तक तो ठीक हो गई होती ना। हाँ माँ, आपको तो बस उसके काम से मतलब है, चाहे वह दुख में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे। अगर काम करती रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माँ, आप सौतेला व्यवहार क्यों करती हो हमारे साथ? वहीं पर अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाती है तब तो आप कितना परेशान हो जाती हो, और जब सोनाली बीमार पड़ गई तो आपको वह नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी भी आपको बहाना दिखाई दे रहा है। अब समझी मैं सारी बात। ये खुलकर बोलो ना कि सारी जलन तुम दोनों को बड़ी बहू से है। मोनिका खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अब उसकी तबीयत खराब है
तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो। एक तुम हो, उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है। एक वे दोनों हैं। अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं तो जैसे उन दोनों के कलेजे पर सांप लौट जाता है। एक काम करो, इस बार तो अपने साथ मेरा भी टिकट कटा लो। मुझे कुछ दिनों तक इन दोनों से दूरी ही बनाकर रखनी है। तंग आ गई हूँ मैं रोज की किचकिच से। मोनिका ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल वह कौशल्या जी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन कौशल्या जी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो 2 ही टिकट हुआ, मेरा और बच्चों का, लेकिन फिर भी कौशल्या जी जबरदस्ती तैयार हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर ही बैठकर चल पड़ूंगी, लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। अब बेचारी मोनिका क्या बोले। कौशल्या जी मोनिका के साथ अपना बैग पैक करके निकल पड़ती है। मोनिका की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि कौशल्या जी उसके साथ जाए। जैसे तैसे वे दोनों मुंबई पहुँचे। काम के चलते सब रात को लेट से सोते हैं तो सुबह भी लेट ही उठते थे, 7 बजे के आसपास। और 7 बजे ही कौशल्या जी को चाय की लत लग जाती थी। और वैसे भी कहते हैं नई जगह तो नींद वैसे ही खुल जाती थी। कौशल्या जी 5 बजे से ही उठकर चुपचाप बेड पर ही पड़ी रही। कहीं जाए भी तो कहाँ जाए। 2 कमरों का ही घर था। एक कमरे में बहू बेटे सोए थे, एक कमरे में बच्चों के साथ कौशल्या जी सोई थी। जैसे तैसे 6 बजे 7 बजे अब उनकी लत बढ़ती जा रही थी। बहू अभी तक उठी नहीं थी। अंत में कौशल्या जी मोनिका को जगाने जाती है और कहती है, बहू 7 बज गए, उठ जाओ, एक कप चाय बना कर दे दो। वह भी कहती है, क्या माँ जी, क्या तरीका है, सुबह सुबह उठाने का। सबका अपना अपना टाइम होता है। अगर आपको 7 बजे चाय पीने की तलब लग गई है तो आप चाय तो बनाकर पी ही सकती है ना। आपको पता है हम रात को कितना लेट से सोते हैं। ये गांव नहीं है, ये शहर है। यहाँ पर सबका अपना हिसाब किताब होता है। बहू की 2 टूक सुनकर कौशल्या जी एकदम से हैरान थी। वह मोनिका को ऐसे देखे जा रही थी जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी डरावनी सी चीज देख ली हो। उन्हें मोनिका से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखों में उसी समय आंसू आ गए। उसी समय उनकी आंखों के सामने सोनाली का चेहरा भी नाचने लगा। सोनाली की कभी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह इतनी बुरी तरह से उन्हें जवाब दे। कितना कुछ उसे सुना देती थी वे। 7 बजते बजते किसी भी कीमत पर उनके आगे चाय रख ही देती थी। फिर भी 1000 बातें जरूर सुनाती थी अपनी आदत के चलते। कौशल्या जी किचन में आई, खुद के लिए चाय बनाई, लेकिन आज उनका चाय पीने का भी मूड नहीं था। पहले ही दिन उनका मन उचट गया था। फिर भी वह चाय का कप लेकर बालकनी में चेयर पर बैठ गई। पहले ही दिन उन्हें अपने घर की याद आने लगी थी। मोनिका करीब 7:30 बजे उठी। वह सीधे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। वीरेंद्र भी जल्दी जल्दी उठा, ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगे थे। मोनिका सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफिन बनाने में लगी थी और बेचारी कौशल्या जी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठी सबको देखती रही। सब अपने अपने कामों में इतने बिजी थे कि किसी के पास भी कौशल्या जी के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे और वीरेंद्र नाश्ता करके चले गए। अब घर में अकेली मोनिका और कौशल्या जी ही रह गई थी। 9 बज चुके थे। 9 बजे तक तो घर पर सोनाली कौशल्या जी को नाश्ता भी करा चुकी होती थी, लेकिन यहाँ पर आज कौशल्या जी चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी हुई हैं और सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। बच्चे और बेटा तो चले गए। मोनिका अपने घर की सफाई, किचन की सफाई कर अपने कामों में लग गई। करीब 11 बजे जब वह नहाकर फ्री हुई तो उसने कौशल्या जी से नाश्ता करने के लिए कहा और उनके आगे खाने की प्लेट रखकर खुद भी खाने बैठ गई। बहू से थोड़ी बहुत बातें करते करते कौशल्या जी ने नाश्ता तो कर लिया। अब मोनिका घर का कुछ और काम निपटा कर बोली,
माँ जी, मैं 1 घंटे के लिए आराम करने जा रही हूँ। आपको कुछ काम है तो बता दीजिए। कोई काम नहीं है बहू, तुम आराम कर लो। मोनिका फिर से अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और एक बार फिर से अकेली रह जाती हैं कौशल्या जी। पूरी तरह से सन्नाटा था। जैसे पूरी रात गुजरी थी वैसे ही पूरा दिन भी अकेले अकेले ही गुजर रहा है। पल भर के लिए पूरा परिवार उठा, थोड़ी सी चहल पहल हुई, फिर से वही शांति। यह शांति कौशल्या जी को अंदर ही अंदर काट रही थी। यहाँ आने के बाद उनका 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जो बहू गांव में उनसे चिपक चिपक कर मीठी मीठी बातें किया करती थी, वह यहाँ पर आने के बाद अपने ही काम में इतनी बिजी रहती है कि उसे बात करने का टाइम भी नहीं मिलता। कुछ पूछने पर बस हाँ या ना में जवाब देकर रह जाती है। तो जिसके पास कौशल्या जी से बात करने का टाइम नहीं है, वह कौशल्या जी की मनपसंद का खाना कहाँ से बनाकर दे पाएगी, उनका ख्याल कहाँ से रख पाएगी। वह तो उसे हीरा समझती थी, अभी तक उसकी असलियत से ही दूर थी। मोनिका के साथ कौशल्या जी यह सोचकर आई थी कि बड़ी बहू के यहाँ जाऊंगी तो कुछ दिन चैन से रहूंगी। बड़ी बहू सेवा करेगी, उनकी बातें सुनेगी, बातें करेगी जैसे गांव में आकर दिन रात उनसे चिपक कर बातें करती है। लेकिन यहाँ तो बहू के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वह अपनी सास से बातें ही कर ले, और न ही उसका यह रूप देखकर कौशल्या जी की हिम्मत होती कि उससे कुछ कह भी दे। कहते हैं ना, जब सामने वाला कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता है और उसे उसके मुताबिक चीज़ नहीं मिलती तो बुरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही बुरी तरह से टूट गई थी कौशल्या जी। जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन काटे। तीसरे दिन उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। शाम को जब सोनाली का फ़ोन आता है तो कौशल्या जी जैसे ही फ़ोन उठाती है, सोनाली कहती है, माँ जी, आप शहर जाकर अपनी बड़ी बहू के साथ रहकर छोटी बहू को तो भूल ही गई। क्या आप इस तरह से नाराज हैं कि हमसे बात भी नहीं करेंगी? पूरे 2 दिन हो गए आपके गए हुए। मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकती? छोटी बहू की बातें सुनकर कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तड़प उठी थी, धीरे से बोली, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, याद तो मुझे भी आ रही है। इतना कहकर कौशल्या जी की आंखों में आंसू भर आए। उनके आंसू सिसकियों में न बदल जाए और वहाँ का राज न खुल जाए, इस डर से मोनिका ने झट से फ़ोन कौशल्या जी के हाथ से छीन लिया और सोनाली से घर का हाल समाचार पूछा और फ़ोन काट दिया और कौशल्या जी पर बिफर पड़ी। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया था। उसने कड़कती आवाज़ में कहा, क्यों माँ जी, आपको यहाँ ऐसी कौन सी तकलीफ हो गई जो 2 ही दिनों में आपकी आंखों में आंसू आ गए? मैं तो वैसे भी आपको अपने साथ नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आप ही जिद में अड़ी थी कि मुझे भी मुंबई जैसे शहर की हवा खानी है। अब जबरदस्ती आ ही गई हो तो कम से कम 8-10 दिन तो रुक ही जाइए, वरना आपके छोटे बेटे बहू क्या कहेंगे आपको? यहाँ गांव में तो हम लोग खराब हैं, तो क्या शहर में भैया भाभी भी खराब हो गए? सोच लीजिए, आपकी ही बदनामी होगी। वैसे भी आपकी कोई इज्जत नहीं करता गांव में, क्योंकि मैंने सुना था उस दिन आप सोनाली को कैसे उल्टा सीधा सुना रही थी। अरे वो तो बेचारी गांव की है, इसलिए आपके ताने सुनकर चुपचाप सह लेती है और उस घर में झगड़े झंझट ना हो इसलिए आपसे जबान नहीं लड़ाती, वरना आपके जैसी सास को तो 1 गिलास पानी भी नहीं देना चाहिए। ऐसा व्यवहार करती हैं आप उसके साथ, फिर भी वह संस्कारी है इसलिए चुप रह जाती है। अब यहाँ आई हैं तो मैंने कौन सा काम करवा लिया आपसे जो आपकी आंखों में आंसू आ गए? कौशल्या जी दिन रात इतना बड़बड़ करने वाली अपनी बड़ी बहू के सामने चुप हो गई। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बड़ी बहू के सामने हिम्मत ही नहीं हुई। अब कौशल्या जी कैद खाने में रहने के जैसे उदास मन से रहती। बेटा वीरेंद्र भी माँ से ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि वह ऑफिस जल्दी चला जाता था और देर रात को आता था, इसलिए उसे माँ के पास बैठकर
बातें करने का टाइम ही नहीं मिलता था। एक दिन मोनिका किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। घर के फोन में सोनाली ने फोन किया। फोन कौशल्या जी ने उठाया। जैसे ही सोनाली ने पूछा, कैसी हो माँ जी, कौशल्या जी फूट फूट कर ऐसे रोने लगी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रोता है। सोनाली ने जैसे तैसे चुप कराया और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह धीरेन्द्र को तुरंत उन्हें लेने के लिए भेज दे और यह कहे कि किसी काम से शहर आया था, इसलिए माँ को लेने आ गया। सोनाली समझ गई कि कौशल्या जी के साथ वहाँ क्या हो रहा होगा। उसने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। सोनाली से बात करके कौशल्या जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। जब मोनिका बाजार से वापस आई तो उसे लगा कि माँ जी का चेहरा तो उतरा हुआ होगा, लेकिन वह तो रोज से ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि माँ जी इतनी खुश क्यों है। लेकिन जब दूसरे ही दिन धीरेन्द्र उनके घर पहुंचा और अपनी माँ को अपने साथ चलने के लिए कहा तो वह समझ गई कि माँ जी ने ही धीरेन्द्र को फोन करके बुलाया होगा। उसने भी सोचा, चलो इस बिन बुलाए मेहमान से पीछा छूटेगा। उसने भी एक बार भी कौशल्या जी को रुकने के लिए नहीं कहा और तुरंत ही धीरेन्द्र के साथ उन्हें विदा कर दिया। अपने घर में आकर कौशल्या जी ने खुली हवा में सांस ली और सोनाली को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोनाली ने पूछा, माँ जी मुंबई शहर का सफ़र कैसा रहा? कौशल्या जी बोली, सोनाली बहू पूछो मत, वो कहावत तो तुमने सुनी है ना, दूर के ढोल सुहावने। सोनाली समझ गई कि कौशल्या जी के साथ वहाँ क्या क्या हुआ होगा, लेकिन वह उन्हें पूछकर उनकी तकलीफ और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए चुप रह गई। वह मन ही मन खुश हुई कि चलो माँ जी को मेरी अहमियत तो समझ आई। अब कौशल्या जी का व्यवहार सोनाली के प्रति पूरी तरह से बदल गया था। अब वह सोनाली के साथ माँ बेटी की तरह व्यवहार करने लगी थी। उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों की परवाह करने लगी थी। कौशल्या जी का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर उनके पति राधे श्याम जी और बेटा धीरेन्द्र भी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।